अच्छा बॉयज, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसको प्रूफ करना है हम लोगों ने। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये बात समझना आप लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि अगर बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा, अगर बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा तो सिस्टम के अंदर का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब आगे बाहर से अगर कोई टॉर्क नहीं लग रहा तो सिस्टम के अंदर का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं, कल हमने पढ़ा था ये एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है बॉडी का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो वही जब ये कह रहा है कि बाहर से जब टॉर्क ना लगे तो सिस्टम के अंदर का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब होता है कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अब वही हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को क्या करना है हम लोगों ने, प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं, देखो जरा कि अगर हम चाहते हैं प्रूफ करना किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का। क्यों टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का हम लोग रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में टॉर्क भी आ रहा है और एंगुलर मोमेंटम भी आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे किसका, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, अब क्या करना है देखना आप लोग कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स बराबर है चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट का मतलब टाइम डिवाइड में होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। कैलकुलस में स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए आप लगाते हो d/dt। क्या लगाते हो, देखो चेंज के लिए यहां भी d लगाया और यहां भी d लगा दिया, ये कैलकुलस में लगाते हैं हम लोग, क्योंकि आपके बुक में इसी तरह किया गया है डेरिवेशन, तो हम भी इसी तरह कर रहे हैं। ठीक है, चेंज की जगह क्या लगा देते हैं हम लोग, डेरिवेटिव। यहां भी डेरिवेटिव लगा दिया और यहां भी डेरिवेटिव लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ वेक्टर r से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वेक्टर r से यहां भी मल्टीप्लाई करवाना है और यहां भी मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां भी कर दिया मल्टीप्लाई और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है आपको कि r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क होता है। कल आपको पढ़ाया था टॉर्क क्या होता है, फोर्स r इनटू फोर्स। टॉर्क क्या होता है, फोर्स r इनटू फोर्स। तो फोर्स r इनटू फोर्स टॉर्क होता है, तो यहां भी क्या लिख देंगे, टॉर्क लिख देंगे। तो टॉर्क की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कल पढ़ा है आप लोगों को। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर r और लीनियर मोमेंटम p का क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। तो इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, मतलब d/dt, यहां भी अप्लाई कर दिया और यहां भी क्या कर दिया, d/dt अप्लाई कर दिया। यहां पर सिंगल टर्म थी वही, तो सिर्फ डायरेक्ट आपने l के साथ लिखा डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर दो टर्म है ना, इसलिए बाहर क्या लिखा है, d/dt, डेरिवेटिव को लगा दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आपको समझना फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है कि d/dt बाहर है, d/dt बाहर है और अंदर क्या है, r क्रॉस p, मतलब मल्टीप्लाई में दो टर्म है। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग गौर से सुनना। पहले आप पहली वाली टर्म को डेरिवेट करोगे और दूसरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई में वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, पहले आप पहले वाली टर्म को डेरिवेट करोगे और दूसरी वाली टर्म को वैसे लिख दोगे मल्टीप्लाई में, फिर प्लस लगाओगे और उसके बाद क्या करना है, आपने पहली वाली टर्म को वैसे लिखना है और दूसरी वाली को क्या करना है, डेरिवेट कर देना है। ये बात समझ में आई आप लोगों को। ये फॉर्मूला है किसका, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है मल्टीप्लाई के लिए। दो टर्म के दरमियान में अगर मल्टीप्लाई हो और बाहर डेरिवेटिव लगा हो तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे, पहले पहली वाली टर्म को डेरिवेट करेंगे और दूसरी वाली टर्म को मल्टीप्लाई में वैसे लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर पहली वाली टर्म को वैसे लिखेंगे और दूसरी वाली को क्या कर देंगे, हम डेरिवेट कर देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या लिख दिया, वेलोसिटी लिख दिया। मोमेंटम क्या होता है बॉयज, मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया। और r क्रॉस dp/dt क्या लिखा हुआ है, टॉर्क लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या लिखना है, टॉर्क। तो बॉयज वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, d रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को वैसे लिख दिया
इसकी जगह v लिख दिया आपने, इसकी जगह mv लिख दिया, और r क्रॉस dp अपॉन dt की जगह आपने क्या लिख दिया, टॉर्क लिख दिया। अब एक और बात, ये सब मल्टीप्लाई में है, मैंने मास को बाहर लिखा और v क्रॉस v को साथ में लिख दिया। उसकी वजह क्या है कि दो सेम वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। दो सेम वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो आपने यहां पे क्या लिखना है, जीरो लिखना है, और ये टॉर्क वैसे आ गया, तो जीरो से मिला होगा m, जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जीरो में टॉर्क ऐड होगा तो टॉर्क बच जाएगा। तो टॉर्क की डेफिनेशन आ गई, क्या आ गई, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, बिल्कुल वैसा ही टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पे मैंने ये भी लिख दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कह रहा है कि बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा, मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आपने टॉर्क की जगह क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। तो dt जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो जाएगा, dt डिवाइड में ना वो जीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहा था कि अगर बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा, अगर बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज जीरो होगा, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बात यहां पर क्या हो गई है, प्रूफ हो गई है। अब चैप्टर नंबर 5 में हम लोग एग्जांपल नंबर 5.5 अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि एंगुलर मोमेंटम को निकाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सवाल में गिवन है कि एक बॉडी है जो जिसका मास 400 ग्राम है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है उसमें रिवॉल्व कर रहा है, और जिस एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो कितना है, 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एम के सिस्टम में हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 400 को जब डिवाइड किया 1000 से क्या हो गया, 0.4 kg। सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 0.2 मीटर। और इसके अलावा रेवोल्यूशन है जिसको हम लोगों को लेके जाना है रेडियन में, तो हमें पता है एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो रेवोल्यूशन की जगह क्या लिख दिया, 2 पाई रेडियन। फिर कैलकुलेटर में हमने 1.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और पाई की वैल्यू 3.142 से, तो कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आया 9.45 रेडियन पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है, और सवाल में कहा गया है कि आपको एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है rp sin थीटा, अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है rp sin थीटा। हमें पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है वो mv होता है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की जगह क्या लिख दिया, mv पुट कर दिया है, और ये वाला r वैसे लिख दिया है, और sin थीटा भी लिख दिया। क्योंकि हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी और रेडियस हमेशा 90 एंगल पे होते हैं। वेलोसिटी और रेडियस हमेशा क्या होते हैं, 90 एंगल पे होते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लिख देनी है, हमने 90 डिग्री लिख देनी है। हमें पता है sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और v की वैल्यू r ओमेगा, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में, कि v क्या होता है, r ओमेगा के बराबर होता है। तो जहां पे v लिखा वहां क्या लिख दिया, r ओमेगा, फिर m लिख दिया, r * r का स्क्वायर, और ओमेगा वैसे आ गया। वैल्यू पुट की हमने, m की जगह पुट कर दिया 0.4, r की जगह पुट कर दिया 0.2, ओमेगा की वैल्यू 9.45। जब कैलकुलेटर में हमने कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, 0.15। और हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, जूल सेकंड होती है। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल हमारा एग्जांपल 5.5। अब हमें इस टॉपिक एंगुलर मोमेंटम का एक और न्यूमेरिकल जिसको अटेम्प्ट करना है हमने, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, जो पेज नंबर 169 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है कि एक बॉडी जिसका मास m है 0.3 kg, वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। जैसे लेट्स सपोज ऐसे मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 2,4 मीटर, ये ऐसे ही लिखा हुआ आपके पास। अब पहला वाला जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है, आपको पहले ये बात बता दी जाए कि वो यूनिट वेक्टर जो एक्स की डायरेक्शन को बताता है उसको बोलते हैं आई। ठीक है, तो पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, आई होती है, इसलिए क्या लगा दिया 2i।
और y एक्सिस जो यूनिट वेक्टर शो करता है, y एक्सिस की डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर शो करता है उसको बोलते हैं j। ठीक है, हमने फिक्स कर दिया कि यूनिट वेक्टर i स्पेसिफाइज x डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर j स्पेसिफाइड y डायरेक्शन। ठीक है, तो 2i + 4j और मीटर वैसे आ गया। और आपको गिवन है कि xy प्लेन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी है 3i + 4j मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है कि एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड लीनियर मोमेंटम p। ठीक है, और आपको पता है p क्या होता है, mv होता है। तो p की जगह क्या लिख दिया आपने, mv लिख दिया। ठीक है, अब ये तीनों मल्टीप्लाई है, मैं चाह रहा हूं कि वेक्टर जो है उसको साथ में लिख दिया जाए। तो मास स्केलर उसको बाहर निकाल दिया और जो वेक्टर थे r क्रॉस p उसको साथ में लिख दिया। अब एक बात याद रखना आपने कि इसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर वेक्टर आ जाए, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट के मेथड से। किसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट का मेथड क्या कहता है कि आपने पहले ये दो लाइन लगा दी, इसको आप कहते हो मॉड। ठीक है, और उसके बाद i j और k लिखोगे। फिर आपने क्या करना है, r के की वैल्यूज लिखनी है। r कितना है 2 और 4, k नहीं है मतलब k की वैल्यू क्या है 0 है, तो i की जगह 2, j की जगह 4 और k नहीं था मतलब k क्या है 0 है। ठीक है, सिमिलरली फिर v था, v में देखना है कि i की वैल्यू कितनी है 3 है, j की वैल्यू क्या है 4 और k डायरेक्शन नहीं है तो मतलब k की वैल्यू नहीं होगी, वो क्या होगी 0 होगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आप लोग एक्सपेंड कर रहे हो रो 1 से, मतलब यहां से आप रो 1 से आप एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये वैल्यू वैसे आ गई। आपने i कंसीडर किया तो i का कॉलम छोड़ देना है और i की रो छोड़ देनी है, तो मतलब ये बचेगा। ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स ये बच जाएगा आपके पास 4 4 और 0 0। ठीक है, फिर अगर i को प्लस में लिखेंगे तो j को माइनस में लिखेंगे। ये रूल मैं आपको बता रहा हूं, वरना मैथमेटिक्स वाले बच्चे जब पढ़ेंगे मैट्रिक्स का चैप्टर तो उसमें ये सारी चीजें क्यों आ रहा है माइनस साइन ये पता चल जाएगा। अभी आपको बस यही याद रखना है कि पहले वाले साथ अगर प्लस है तो दूसरे में क्या होगा माइनस होगा फिर प्लस होगा। ये पूरा टॉपिक है जो आपको पढ़ लेना है फर्स्ट मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब क्या बताया मैंने, i कंसीडर हुआ तो i का कॉलम छोड़ा, i की रो छोड़ी तो ये बचा, लिख दिया। i प्लस का तो j माइनस का था तो j का कॉलम छोड़ दिया और j की रो छोड़ दी, बचा 2 3 और 0 0। फिर i प्लस का j माइनस का फिर k प्लस का हो गया तो k का कॉलम छोड़ दिया और k की रो छोड़ दी, बचा क्या 2 3 4 4 2 3 और उसके बाद क्या होगा 4 4 होगा। ठीक है, 2 3 4 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपने देखा इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करते हो, इस तरह इस ऑर्डर में आपने मल्टीप्लाई करना होता है कि 4 0 का 0 आ गया 0, माइनस साइन फॉर्मूले का 0 4 का 0 लिख दिया, फिर माइनस का j लिख दिया आपने। फिर कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 0 का 0 लिख दिया, फिर माइनस साइन फॉर्मूले का, फिर 0 3 का 0 0। ठीक है, फिर प्लस का क्या आपने लिखा यहां से देख के, उसके बाद 2 4 का 8 माइनस साइन फॉर्मूले का 4 3 का 12। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस का k बच गया और 8 में से 12 जाएगा तो 8 में से 12 माइनस होगा, क्या बचेगा माइनस का 4, तो बचेगा माइनस का 4k। अब माइनस साइन बाहर लिखा, 0.3 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 1.2 और k डायरेक्शन वैसे आ जाएगी और यूनिट एंगुलर मोमेंटम की क्या होती है जूल सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिस जो कि नेगेटिव बता रहा है डायरेक्शन को। देखो k डायरेक्शन बता रहा है z डायरेक्शन, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस डायरेक्शन में है z डायरेक्शन में, और कौन से z डायरेक्शन में माइनस साइन नेगेटिव z में, किसमें नेगेटिव z में, जिसका मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम का कितना है 1.2 और उसकी यूनिट क्या है जूल सेकंड। तो आपने एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया और ये शो हो रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये है जो कि 1.2 है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है माइनस का z एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या है जूल सेकंड। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमने अटेम्प्ट कर लिया एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है।